सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने की और उसमें उन्होंने कहा कि जो 9 मई के वाक़यात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं, वो सबके सामने हैं और इनको करने और करवाने वालों दोनों को सज़ा दी जाएगी। पाकिस्तान को सज़ा और जज़ा के निज़ाम पर यकीन रखना है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अफवाज का मुकदमा नहीं है बल्कि ये पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। पूरे पाकिस्तान ने आज से 1 साल पहले ये वाक़यात होते देखे और किस तरह लोगों को मुश्तइल किया गया, किस तरह इदारों पर हमले के लिए लोगों को राज़ी किया गया, उनकी जहन साजी की गई और फिर जो कुछ हुआ, जो मनाजिर थे वो सब लोगों के सामने हैं, सबके सामने आश्कार हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उन्होंने मजीद इस पर एक सवाल का जवाब देते हुए ये भी कहा कि इस मामले पर कहा गया कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तो जुडिशल कमीशन उस मामले पर बनाया जाता है जिसमें कोई इबाम हो। इस मामले में कहीं कोई इबाम नहीं था। जो कुछ हुआ वो लोगों की नज़रों के सामने हुआ और फिर आगे चलकर उन्होंने कहा कि हम इसके बाद भी हम जुडिशल कमीशन बनाने पर राज़ी हैं, लेकिन फिर वो जुडिशल कमीशन हमें माजी की तरफ भी लेकर जाएगा। फिर वो 2014 का भी अहाता करेगा कि उस वक्त धरना क्यों दिया गया, उसके मकासद क्या थे, PTV पर और पार्लियामेंट पर क्यों हमला किया गया, बिजली के बिल क्यों जलाए गए, सिविल नाफरमानी की बात क्यों की गई। फिर उससे आगे बढ़कर 2016 में जब KPK के वसाइल इस्तेमाल करते हुए दारुल खिलाफा पर धावा बोला गया तो उससे मुतालिक भी फिर ये जुडिशल कमीशन अहाता करेगा। फिर IMF को जो खतूत लिखे गए और ये कहा गया कि पाकिस्तान को आप डॉलर्स ना दें, पाकिस्तान को दिवालिया होने दिया जाए, पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए, तो फिर उस मामले का भी अहाता करेगा ये जुडिशल कमीशन। तो अब बताएं कि जुडिशल कमीशन बनाने के लिए जो लोग मुतालबा कर रहे हैं वो तैयार हैं या नहीं। फिर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस मामले पर सिद्क़े दिल से माफ़ी मांग ली जाए और सियासी जमातें आपस में सियासी जमातों से ही डायलॉग करें, इदारे को इसमें ना घसीटा जाए। हम किसी से डायलॉग नहीं करते और ना ही हम करना चाहते हैं। तो ये बड़ा अहम मामला दीगर भी उन्होंने इससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू की, जिसमें हम प्रोग्राम में आगे चलकर उस पर बात करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा में ज्वाइन कर चुके हैं। तहरीक जवानान पाकिस्तान के सरबरा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया। तो अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये जो गुफ्तगू आज हुई है और जो बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बड़े सवालात किए गए 9 मई से मुताल्लिक और उसका बड़ा वाज़ेह और दो टोक जवाब भी सामने आया, लेकिन एक सवाल ज़रा इस सिलसिले में मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि ये 1 साल होने को आ रहा है और ये कहा गया कि 9 मई के वाक़ये पर सज़ा मिलनी चाहिए, करने वालों को भी, करवाने वालों को भी। इस 1 साल में अभी तक किसी को भी सज़ा क्यों नहीं हो सकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। और देखें, जहाँ तक बात है 1 साल में किसी को सज़ा नहीं हुई, तो ऐसी बात नहीं है। 52 लोगों को गुजरांवाला के अंदर बाकायदा सज़ा हुई है और मज़ीद जो है वो लोग जो इसके मरकज़ी किरदार हैं उनकी तरफ सज़ा का फंदा जो है वो बिल्कुल तैयार है। और उसकी वजह यह है कि पहले कुछ मजबूरियाँ थीं, यानी कि निगरान हुकूमत थी। निगरान हुकूमत में कानून साजी का अमल जो है वो रुका हुआ था। अब जो है वो कानून साजी जो है वो हो सकती है, जिसका इशारा जो है वो हुकूमत ने भी किया है और कुछ मामलात के ऊपर जो है वो काम चीज़ें चल रही हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक है कि 9 मई के वाक़यात का, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग, जहाँ जनरल अहमद शरीफ साहब ने बड़ी वाज़ेह चीज़ों को दो टोक अंदाज में बयान किया, वहाँ उनका ये भी मेरे ख्याल में एक मुतालबा होना चाहिए है कि वो जो वीडियो और ऑडियोज़ जो आई हैं वो फोरेंसिक क्यों नहीं करवाया गया। जो मखसूस जमात थी उसकी जानिब से उन्होंने अपने आप का फोरेंसिक क्यों नहीं करवाया गया, क्योंकि जो मेरी इतलात ये है कि बाबर अवान साहब को ने एक पटिशन दायर की, लेकिन बाबर अवान साहब ने 2 घंटे के बाद वो पटिशन वापस ले ली। और वो किसके कहने पर ली, क्यों ली? दूसरी तरफ जो है वो अगर आपस में अगर आप ये कहते हैं कि अफ़ाम व तफ़हीम पैदा हो, तो दूसरी तरफ जो आपने अपने बयानिए में इशारा भी किया कि DGISPR ने वाज़ेह कहा कि सियासी जमातों को आपस में मिल बैठ के मामला करना चाहिए, जबकि PTI का मुतालबा यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ DGISI और आर्मी चीफ से जो है वो बात करेंगे। इस बात को जो है वो किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि पहले एम्पायर की उंगली जो है वो कभी किसी ज़माने में उठने का इंतज़ार करते रही, राहील शरीफ साहब से जो है वो मुज़ाकरात की बात करते रहे। दूसरी तरफ जो है वो यहाँ अब जो मामला आया है, जब एक मुंतखब हुकूमत मौजूद है तो जाहिर है हुकूमत का अब्दुल्ला साहब, वो जो माफ़ी की बात की गई है कि सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए, तो अगर माफ़ी मांग ली जाती है तो भी मुज़ाकरात की कोई राह नहीं खुल सकती आपकी नज़र में? फिर भी ये दरवाज़ा बंद ही रहेगा? अरबाब जहांगीर साहब,
अरबाब जहांगीर साहब, मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूं, मुझे बड़ा अफसोस है कि माफी तो दूर की तरफ है, लेकिन बजाय इसके कि यौम शोक मनाया जाता 9 मई को, बानी चेयरमैन जो हैं उनकी तरफ से जेल से ऐलान किया गया कि वो एहतजाज की कॉल उन्होंने दे दी 9 मई को। तो क्या ये जो लक्षण हैं ये आपका क्या ख्याल है, दोस्ती के नजर आ रहे हैं? और फिर ये कैसे वक्त में हुई? अरबाब साहब, ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि जो है वो डोनाल्ड लूस से मुलाकात होती है, अमरीकी सफीर से, और उसमें असद कैसर साहब, उसके अंदर उमर अयूब साहब, रऊफ हसन साहब, और चौथे जो है वो साहब गौहर बैरिस्टर साहब जो है वो भी बैठे होते हैं। और उसके बाद 1 घंटे के बाद जो है वो बानी चेयरमैन की जानिब से जेल से कॉल आती है कि जनाब हम जो है वो एहतजाज करेंगे 9 मई को। मैं तो समझता हूं कि ये साजिश जरूर हुई है 9 मई को, लेकिन ये अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की गरीब आवाम के खिलाफ, पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ, पाकिस्तान की साख के खिलाफ, पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात के खिलाफ जो है वो ये ताने बाने बुने गए हैं। अब जब तक कि इसका अहाता नहीं किया जाएगा, क्योंकि देखें सबसे बड़ी बात यह है कि शहजाद अकबर की ही अगर आज की बात कर लें तो शहजाद अकबर के मामले को जो है पुलिस ने निपटा दिया है, बरतानवी पुलिस ने, ये कह के कि जी इसके अंदर कोई सबूत और शवाहिद मौजूद नहीं है। तो क्या पीटीआई की लीडरशिप उसको कंडेम करती है कि शहजाद अकबर ने एक मनगढ़ंत स्टोरी जो है वो बयान की? क्योंकि फोरेंसिक करवाया गया और पता चला कि वो हैरान हो गए कि जी सिर्फ ऐनक के ऊपर तेजाब आया, मुंह पे छींटे का एक निशान नहीं है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, मेरे अल्फाज नहीं है, बल्कि ये बरतानवी स्कॉटलैंड पुलिस की जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो बयान कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम अगर देखा जाए तो क्या जो वो लोग जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पे जब हमें किस्त मिलने लगी थी और वहां वो धरना दे के बैठे हुए थे और बड़ी बड़ी जो स्क्रीनें आवेजा करके यूरोप में, अमेरिका में, बरतानिया में, कनाडा में, जिसमें पाकिस्तान की तजलील की गई, पाकिस्तान के इदारों को, सिक्योरिटी इदारों को, पाकिस्तान की शख्सियात को निशाना बनाया गया, क्या ये पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में किसी और ने किया? कभी आपने बरतानिया के किसी लोगों को पाकिस्तान में ऐसे मुजाहरे करते देखे? अमेरिका में देखे? क्या आपने जो है भारत के लोगों को ऐसे मुजाहरे करते देखे? अब्दुल्ला साहब, आपका आगे दूसरे मेहमानों को भी इसका मतलब यह है कि क्या, फिर हम आगे चलकर जरा वापस आपसे मैं आपकी मजीद भी राय लेता हूं। तो अब हसन मुर्तज़ा साहब, ये अब डायलॉग का ये दरवाज़ा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खोलना चाहती थी या ऑफर कर रही थी, वो तो ऐसा लग रहा है कि अभी खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब इनके पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? ज़ाहिर है ये हुकूमत से डायलॉग नहीं करना चाहते, हुकूमत की कोशिश होगी कि इनको इंगेज किया जाए, इंगेज रखा जाए। फिर जो आज डीजी साहब ने जो जुडिशल कमीशन बनाने पर एक तरह से समझें कि एक इशारा दिया उन्होंने कि रजामंदी हो सकती है, लेकिन फिर उसका अहाता वो कहाँ तक जाएगा वो पूरा उन्होंने बता दिया कि वो तो माजी के बहुत सारे वाक़यात की तरफ जाएगा। तो अब इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? डायलॉग के लिए आप लोग इंगेज करेंगे या कोई ब्रिज का किरदार अदा करेंगे इस वक्त? अरबाब साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे टाइम दिया। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो हमेशा ये रहा है कि मामलात जो हैं वो बातचीत के ज़रिए हल होने चाहिए और डायलॉग का रास्ता जो है वो बंद नहीं होना चाहिए। अफसोस यहाँ इस बात का है कि किसी पॉजिटिव मूव का या कोशिश का भी हमेशा जो है वो एक नेगेटिव जवाब मिलता है। और इंतहाई शर्म की बात है कि जब भी बात होती है कहा जाता है जी कि हम अस्करी कुव्वतों से बात करेंगे और हम सियासतदानों से बात नहीं करेंगे। मामलात जो है वो सियासतदानों से बात करने से ही रास्ते खुलते हैं और चीज़ें आगे बढ़ती हैं। कभी भी आप इदारों से अगर बात करना चाहें तो मेरे ख्याल है ना वो इखलाकी तौर पर उसका कोई जवाब बनता है और ना ही कोई उसकी कानूनी और आईनी हैसियत है। तो ये मुतालबा जो है वो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। फिर जिस तरह आपने कहा कि पीपल्स पार्टी उस पर क्या राय रखती है, और पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा बड़ा मुखलिसाना किरदार अदा किया और चीज़ों को बातचीत के ज़रिए हल भी किया और कोशिशें भी की। अब कल ही का आप अगर सीएम साहब केपी का उनका बयान सुने तो उससे आप क्या निकालेंगे उससे कि हमने उस पर पीपल्स पार्टी क्या रिएक्शन दे, क्या बातचीत को या डायलॉग को आगे लेके किस तरह चल सकती है? एक सीएम को ये जेब देता है कि वो कह रहा हो कि बिलावल तेरा मैं गवर्नर देख लूंगा, मैं देखूंगा वो क्या होगा, मैं वफाक पे चढ़ाई करूंगा। ये पीपल्स पार्टी एक गवर्नर वहां दे रही है, एक शरीफ आदमी है, एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ नौजवान है, और वो उसके जवाब में उसको क्या मिल रहा है आगे से?
ये चीजें जो हैं, ये सारी चीजें देखने की जरूरत है। इन चीजों को सामने रख के, रवैयों को सामने रख के फिर ही बातचीत के लिए बढ़ा जा सकता है ना। एक तरफ से सिर्फ गाली गलोच मार धाड़ की बातें हो रही हों और दूसरी तरफ से डायलॉग और फूल पेश किए जा रहे हों, किस तरह आगे बढ़ा जा सकता है? और अभी तक तो रजामंदी भी नहीं है, कोई वे आउट भी निकल कर नहीं सामने आ रहा। अब ये देखना होगा, ये जो माफ़ी की बात की गई है सिद्क़े दिल से, अगर ये माफ़ी अगर तो होती है, वैसे तो ये भी होना मुश्किल है, अभी शोएब शाहीन साहब भी बताएंगे। तो हसन साहब जी, एक सिंगल लाइनर है। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि एक वाकया 9 मई को हुआ, 1 साल पहले, इंतहाई अफसोसनाक वाकया था, और मैं समझता हूं कि सियासी कारकुनों के साथ जो रवैया रियासत का रहा वो भी नामुनासिब है, नहीं होना चाहिए। रियासत को इतनी सख्ती भी नहीं करनी चाहिए, गलत फहमी भी हो जाती है, लोग जोश जज्बे के अंदर गलत काम भी कर लेते हैं। हमारी रियासत है ना, हमने ही चलना है, हमने लोगों को हाथ मिला के चलना है। सियासी कारकुन है, नेता हैं, गलत हो गया होगा, कोई दो राय नहीं है इसमें, गलत हो गया होगा, ये डिबेट ही नहीं है। लेकिन उनके लिए कुछ ना कुछ जो हमदर्दी है वो भी होनी चाहिए और सारा कुछ होना चाहिए। लेकिन इसके बाद 1 साल के बाद भी रवैयों में तो फर्क नहीं आया। आज भी सीएम की जबान आप देख लें, तो वो किस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे लिए बड़े मोहतरम है, उनके साथ हजार इख्तलाफ होंगे, उस चेयर का एहतराम है, उस मनसब का एहतराम है। मैं एक सियासी कारकुन हूं, मैं कभी भी उनके मनसब की तज़ीक नहीं चाहता, लेकिन उनको भी चाहिए कि थोड़ा सा रवैया जो है वो बर्दाश्त पैदा करे, थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी के साथ चले, ठीक है, मामलात हो सकते हैं। ठीक है जी। शोएब शाहीन साहब, तो अब ये 9 मई को आप लोग क्यों एहतजाज करने जा रहे हैं? इस 1 साल के दरमियान तो आपके कई रहनुमाओं ने इस वाक़े की मजम्मत भी की है, आपने भी ये कहा है कि जो लोग मुलव्विस हैं उनको करार वाकई सज़ा दी जाए और उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। तो ये फिर एहतजाज किस पर है आप लोगों का? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने पहले दिन से जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया था। हमने ये नहीं कहा कि सबको बरी ज़िम्मा करार दे दें। एहतजाज वालों का मामला अलग है, अगर किसी ने तोड़फोड़ की है उसका मामला अलग है। आप अगर वाकई कानून का सहारा लेना चाहते, मगर आपने क्या किया, किंग्स पार्टियां बनाई, एक ही गाड़ी में जाने वाली खदीजा शाह और अंदलीब अब्बास एक ही गाड़ी में एहतजाज करने के लिए जा रही हैं। खदीजा शाह 8 महीने बाद, कई दफा जमानतें होने के बावजूद उसको नहीं छोड़ते, 8 महीने बाद उसकी जमानत हुई, और उसके मद्दे मुकाबले अंदलीब अब्बास ने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो फरिश्ता हो गई। इसी तरह आईजी, जिसको बड़े तमगे मिले, जिसने चार दीवारी की पामाली की और इसकी आड़ में जो कुछ किया, वो क्या करता है, वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर करता है कि जी ये मुराद रास बैठे हुए हैं जो बाद में आईपीपी में चले गए थे, ये सबसे बड़ा मुजरिम है। क्यों? इसकी 27 कालें ट्रेस हुई हैं जनाब। तो शोएब साहब, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन, ज़ाहिर एक लंबी लिस्ट है, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आईपीपी ज्वाइन की, फिर वो आईपीपी में रहे या नहीं रहे, तो बहुत सारे ऐसे भी तो लोग हैं जो अभी तक आप समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हैं। तो ये क्या इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए आप लोगों पर नहीं दबाव आया? और अगर आया तो फिर आप लोगों ने कैसे झेला? फिर वो लोग क्यों नहीं झेल पाए? देखें, जिन लोगों ने नहीं झेला वो छोड़ गए, कमजोर लोग थे, उसका इम्पैक्ट क्या आया, उसको छोड़ दिया गया, वो फरिश्ते बन गए। जिन लोगों ने स्टैंड किया, आलिया हमजा हो, सनम जावेद हो, डॉक्टर यास्मीन राशिद हो, एजाज अहमद हो, वो गवर्नर चीमा साहब हो, उसके अलावा बेशुमार मियां महमूद रशीद हो, आज भी वो जेलों में पड़े हुए हैं, परवेज हूँ, हमारे परवेज इलाही हूँ, और 20-20 दफा जमानतें होने के बावजूद उन लोगों को नहीं छोड़ा जा रहा, क्योंकि मुल्क में तो निज़ाम इंसाफ और कानून है नहीं। अगर रियासी इदारे इस तरह अपनी अवाम के दरमियान वो तफरीक पैदा करेंगे तो फिर वो एक तासुर जाएगा कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को डिसमेंटल करने के लिए इस ब्लैक स्वान इवेंट 9 मई का ड्रामा दिखाया गया, ताकि इलेक्शन से भी इल्तवा हो जाए। चलें, इस पर जरा पॉइंट आपका मुकम्मल आ गया। जरा अब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये पॉइंट जो अभी शोएब शाहीन साहब उठा रहे हैं कि इस 1 साल में बहुत सारे ऐसे लोग भी गिरफ्तार थे जिन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आईपीपी में शामिल हुए, और फिर आप देखें कि उन पर केसेस की चलने की जो स्पीड थी वो बहुत ही स्लो हो गई, या उनके हालात वैसे नहीं रहे जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल दूसरे लोगों के लिए रहे। तो फिर यहाँ पर कुछ सवालात खड़े होते हैं आपके जहन में?
जी बिल्कुल, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि जब आप सबके साथ इंसाफ यकसा बुनियाद के ऊपर होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको अपनी इस सारी बातों में शोएब साहब की मुझे कहीं भी एक्सेप्टेंस नज़र नहीं आई। मुझे ये बताइए कि वो जो वेरिफाइड अकाउंट्स थे जो कि पीटीआई वर्कर्स के थे, पीटीआई लीडरशिप के थे, जिसके अंदर बड़ा वाज़ेह वो तोड़-फोड़ और अपने ख़यालात को खुद बता रहे हैं, और वो खुद बता रहे हैं कि हम ये चीज़ें जो है वो कोर कमांडर हाउस से जो है वो लेके जा रहे हैं। तो फिर वो लोगों के मुतल्लिक क्या पार्टी ने कोई शो कॉज नोटिस जारी किए? क्या पार्टी ने उनको अलहदा अपने से किया? क्या वो लोग जो पाकिस्तान की बदनामी के लिए बाकायदा ट्रोलिंग कर रहे हैं पूरी दुनिया में बैठ के, क्या पीटीआई उनको जो है वो कंडेम करती है? तो एक तो ये बात आ गई। दूसरी बात ये है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहती कि जी इलेक्शन डिले हो जाते, तो पहले भी तो इलेक्शन डिले हुए ना, मजीद डिले हो सकते थे। फिर ये अब क्यों हो गए इलेक्शन? फिर अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहती तो फिर क्या 92 सीटें मिल जाती, केपी के अंदर हुकूमत मिल जाती? एक्चुअली हकीकत यह है कि इस टाइम पे पाकिस्तान में हुकूमत कर रही है, पीटीआई की हुकूमत मौजूद है इस टाइम पे। और क्या अगर वो चाहती तो फिर ये जो सारी बातें जिसका शोएब शाहीन साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में सारा जिक्र किया है, तो फिर क्या एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी ना होती? तो फिर ये चीजें, यानी कि ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हैं जो अपनी ही बातों से जो है शोएब साहब की जो बातें हैं वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। एक तरफ वो एस्टेब्लिशमेंट को इतना पावरफुल जाहिर कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि नहीं हमारी सीटें भी निकल आई हैं, हम इलेक्शन डिले अगर होता तो फिर डिले तो आज भी इलेक्शन ना हो रहा होता, तो फिर इलेक्शन क्यों हो गया? फिर अगर हम बातें करते हैं कि जी फलाना आदमी को मार दिया गया और चादर चारदीवारी की जो है वो बात की हमने, बिल्कुल चादर चारदीवारी का बड़ा ख्याल करना चाहिए, लेकिन चादर चारदीवारी जो है चौक यतीम खाना में जब 63 लोग मारे गए थे तो वहां चादर चारदीवारी नहीं थी। क्या वो गैर मुल्की थे या वो कोई दहशतगर्द आए थे या भारत से इंपोर्ट किए हुए लोग थे या उनकी जो बीवियां थी वो बीवियां? बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, पॉइंट आपका आ गया। अब ये जो इलेक्शन की आप बात करें, ना सिर्फ इलेक्शन हुए बल्कि जो शोएब साहब की पार्टी के आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने ही सबसे ज़्यादा कामयाबी भी हासिल की, तो ये भी एक ज़ाहिर हैरानकुन सूरत हाल थी। जो शोएब साहब ने पॉइंट रेस किया था तो फिर उसके सामने तो ये हैरानकुन ही थी। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर अब क्या ये मामला, ये एहतजाज, एक एहतजाज 9 मई का, फिर एहतजाज हुकूमत के खिलाफ, किस तरह से अपोजिशन ये एहतजाज के सिलसिले को आगे बढ़ाकर रखेगी और फिर हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात हो सकती है, इस पूरी सूरत हाल पर ज़रा ब्रेक के बाद बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। शोएब शाहीन साहब, हसन मुर्तज़ा साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो हसन मुर्तज़ा साहब, अब ये ज़ाहिर है हुकूमत अपोजिशन ने तो ये एक एहतजाज का सिलसिला अब शुरू कर रखा है, वो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे मौलाना फजल रहमान साहब की जमात हो। अब ये 8 फरवरी के जो नताइज थे, जो इंतखाबात थे, उस पर जो इन लोगों के एतराज़ात हैं, अब एक तो वो इलेक्शन किन हालात में हुए वो शोएब साहब ने पूरा उसको वाज़ेह किया, वो पहले के तहफ़्फ़ुज़ात अलग, इलेक्शन डे के अलग, और उसके बाद अब तक वो सिलसिला फिर चलता चला आ रहा है, और ये तहफ़्फ़ुज़ात खुद आप लोगों को भी थे। तो अब ये इन मामलात को भी हल होना है या नहीं होना, या हमेशा की तरह पाकिस्तान की सियासी जमातें माजी के मामलात में उलझी रहेंगी? जब तक ये मामलात नहीं हल होंगे तो आगे की तरफ कैसे चलेगा मुल्क? देखें अरबाब साहब, मैं खुद जो हूँ मैं विक्टिम हूँ। मेरा इलेक्शन जो है वो छीना गया है, मेरा नताइज मेरे तब्दील किए गए हैं, मैं खुद विक्टिम हूँ। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि हमारे पास इस मुल्क के अंदर आइन भी है, कानून भी है, नई अमलदारी होगी, कम होगी। बेनिफिशरी कौन है आपका जो नतीजा छीना गया, वहां से जीता कौन? वो शाहीन साहब के पार्टी से भागा हुआ एक आदमी है, और वो पीएमएलएन की हिमायत से, इनके पीटीआई ने भी वोट उसी को दिए हैं। अच्छा। हालांकि वो इनको छोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आईपीपी में गया, आईपीपी से वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया पीएमएलएन के साथ मिलके, फिर उसने फौरन पीएमएलएन ज्वाइन कर ली। मैं तो रिकाउंटिंग भी नहीं करवा सका। अच्छा। मेरी एप्लीकेशन रिकाउंटिंग की जो थी वो ही एंटरटेन हो सकी। अच्छा। गुजारिश ये है, अबे आपकी पार्टी ने पीएमएलएन को ही सपोर्ट करके फिर उन्हीं की हुकूमत बनवा दी, आप ये भी देखें। ये एक और स्टोरी है, उस पे अगर बात करनी है तो उसके लिए भी टाइम चाहिए, वो भी आर्गुमेंट जो है वो हो सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। फिलहाल जो आपका सवाल है वो उसके मुताबिक अगर देखा जाए
तो हमारे पास फोरम मौजूद है, इंसाफ नहीं ना मिलेगा। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल को 40 साल बाद अगर कत्ल कहा गया है या नाइंसाफी कहा गया है तो कहा गया है ना, तारीख का हिस्सा तो बने, तारीख तो दुरुस्त हो। इन्हें उन ट्रिब्यूनल्स में तो जाना चाहिए, और फिर ट्रिब्यूनल्स में भी अगर गए हैं तो वो कितने फीसद लोग वहां पे गए हैं ट्रिब्यूनल के अंदर। जितनी सीट्स ये क्लेम करते हैं उतनी पे इनकी उजरदारियां नहीं है वहां पे। इनकी वो तो कम से कम होती कि हमारे साथ ये ज्यादतियां हुई हैं, ये और यकीनन हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, यकीनन हुई हैं। लेकिन उसको इंसाफ कहां से मिलेगा? क्या टॉक शोज में मिलेगा? क्या सड़कों पे एहतजाज से मिलेगा? किसी रेलेवेंट फोरम पे जाने की जरूरत है, वो वहां जाना चाहिए। फोरम्स पे अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि एक पेशरफ भी हो रही है। कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसमें अभी आप लोगों से, आपकी तमाम सियासी जमातों से जो इजाफी नशस्तें जो थी, मखसूस नशस्तें, वो अभी फिलहाल वो 2-3 जून तक तो वो वापस ले ली गई हैं। तो इनकी जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो पिटीशन थी उसको एंटरटेन तो किया गया है कम अज कम। सर मैं यही तो कह रहा हूं ना कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसाफ, कोई कानून, कोई आइन, कुछ ना कुछ तो मौजूद है ना यहाँ पे। तो हमें एक पॉजिटिव सोच के साथ हमें निकलना चाहिए, हमें करना चाहिए। ये मुल्क हमारा है, हम कब तक, आज हमारी गंदम रुल रही है सड़कों पे, आज काश्तकार मर रहा है, एहतजाज की कॉलें दे रहा है, हमारी हुकूमत और अपोजिशन उनका यही डिसाइड नहीं हो रहा कि ये इलेक्शन रिग था या क्या था। लेकिन हसन साहब ये देखें कि जहां पंजाब हुकूमत मना कर रही है गंदम खरीदने से, अभी चूंकि अली अमीन गंडापुर साहब का आपने जिक्र किया था, कल ही उन्होंने एक प्रोग्राम में ये कहा है कि अब पंजाब के काश्तकारों से मैं गंदम खरीदूंगा। मेरी सुने ना, अब 2029 में जो इलेक्शन होगा या उससे पहले कोई अगर ये समझते हैं कि होना है, जो भी इलेक्शन होगा, क्या हमें उसके लिए ये सारे तमाम तर जो धांधली के रास्ते हैं ये बंद करने की जरूरत नहीं है? क्या हमें इस चीज की जरूरत नहीं है कि हम इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ जाएं? क्या हमें इस चीज की जरूरत नहीं है कि हमें ये क्यों किया गया, इसको किस तरह रोका जाए, ये करने की जरूरत नहीं है? हम आज फिर टाइम जाया कर रहे हैं और फिर इलेक्शन के बाद एक सियासी जमात का रोना होगा कि हमारे साथ ज्यादती होगी, दूसरी हुकूमत में चली जाएगी और अवाम फिर अनअटेंडेंट फिरती रहेगी सड़कों पे, उसे कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो हमें थोड़ा सा हमें पॉजिटिव साइड पे सोचना चाहिए और इन चीजों को ठीक करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। बाकी सारी जमातें मुहिब वतन लोग हैं, कोई उनमें भी दुश्मन नहीं है, सिर्फ रवैयों की जरूरत है बेहतर करने की, सिर्फ डायलॉग्स के साथ मसाइल को हल करने की जरूरत है। ठीक है, अब ये डायलॉग कैसे मुमकिन होंगे, जरा शुएब शाहीन साहब ये बताइएगा कि अब आप लोग का जो जिनसे आप डायलॉग करना चाहते थे वहाँ से तो वो दरवाज़ा बंद है, अब इन्हीं सियासी जमातों से डायलॉग करना है या फिर इन्हीं के खिलाफ सड़कों पर रहना है? अब ये सिचुएशन आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमने नहीं कहा कि हम उनसे डायलॉग करना चाहते हैं। अगर हमारे किसी एक भाई ने कहा है टेलीविजन पे बैठ के, तो उसको सियाको सबाक से हट के उसका पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया गया। अच्छा। लिहाजा अब हम आगे अगर चलें, जो ये कहा गया कि जनाब ये इलेक्शन फिर अब क्यों हो गए, अगर उस वक्त इल्तवा चाहते थे। देखिए, इमरान खान ने आज से 1.5 साल पहले साहब इसको जरा क्लियर कर दीजिएगा कि आप लोग का ये पॉइंट तो था ना कि अगर मुज़ाकरात करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट से ही करेंगे, सियासी जमातों से नहीं करेंगे, ये तो मौक़िफ़ था। हमने ये नहीं कहा। ये हमारे किसी भाई ने अगर टीवी पे बैठ के कहा है तो उसकी पर्सनल स्टेटमेंट हो सकती है, इट इज़ नॉट द स्टेटमेंट ऑफ द पार्टी। अब दूसरी बात ये है कि हमने एक बात आपको बता दूं, ये जो कहा गया कि जनाब ये इलेक्शन का इल्तवा, इलेक्शन फिर अब क्यों हुए, अब तब हुए हैं कि 1.5 साल पहले इमरान खान ने ये खुद कहा था, आपको याद होगा, 3 उन्होंने लंदन एग्रीमेंट के हिस्से बताए थे। नंबर 1 पार्टी डिसमेंटल करने की कोशिश होगी, नंबर 2 नवाज शरीफ को लाया जाएगा और उसके सारे केसेस माफ किए जाएंगे, नंबर 3 इमरान खान को जेल में डाला जाएगा और उसको नाअहल किया जाएगा, तब जा कर के ये इलेक्शन में जाएंगे। और इलेक्शन में जाने से पहले आपने देखा बल्ले का निशान छीना गया, न सिर्फ वो छीना गया बल्कि हमारे लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। आखिरी रात और 2 दिन पहले 3 दिन पहले तक, आखिरी रात तक मेरे कई लोगों को, मेरे जो चीफ सपोर्टर्स थे उनको गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ FIR काटी गई, जो मेरे पोलिंग एजेंट से रात को गिरफ्तार हो गए। फिर अगले दिन जिस तरह का ड्रामा हुआ वो सब आपके सामने। उसके बावजूद या पूरा आपका मीडिया जानता है 1,05,000 वोट मैंने लिए हैं, मेरे मुकाबले ने 50,000 वोट लिए हैं। आज जो सिचुएशन है उसको असम्बली में भेज दिया, 3 सीटें यही इस्लामाबाद वाली। आज काकड़ इनको कह रहा है कि मैं अगर फॉर्म 47 की बात करूंगा तो मुस्लिम लीग नून मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगी। और इलेक्शन वो जो कमिश्नर ने कहा था रावलपिंडी वाले ने, और उसको उठा लिया गया और बाद में उसकी कुछ स्टेटमेंट चलाई गई,
उसने कहा था 70-70 हज़ार लीड से जीते हुए लोगों को हमने हरवा दिया, पूरा पिंडी डिवीजन उस बंदे ने कहा। और इसी तरह आप आगे चलते चले जाएं, इनका जो मुस्तफ़ा था PM MQM का, उसने कहा कि जनाब ये लोग ये कहते हैं, हाँ जी मेरी ही स्टेटमेंट है, ये लोग ये कहते हैं PMLN पीपल्स पार्टी वाले 60% हमारा जाली है और आपका 100% जाली है मैंडेट। और फिर कामरान टेसूरी ने आकर कहा हाँ जी 100% हमारा जारी है तो इनका 200% जारी है। और आज उसकी सारी कड़ियाँ मिलाएं, इनका निसार चीमा खुद उठ के कहता है जी सुबह सवेरे मेरे पास फरिश्ते आ गए या लोग आ गए तो कहने के लिए कि जनाब आए आप नोटिफिकेशन ले लो। मैंने कहा मैं इलेक्शन हार गया हूँ, मैं किस बात का नोटिफिकेशन लूँ। यही बात कई लोगों ने, महमूद खान ने भी कही है KPK में। अच्छा अब हम आगे चलते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने भी यहाँ कराची में अपनी सीट छोड़ी थी, एक सूबाई। जी हाफिज नईमुर रहमान ने, वेरी गुड, उसने सीट छोड़ी, उसने कहा ये पार्टी PTI की है, इसी तरह ये सीट उसकी है। इसी तरह अगर आप जाएं इस अंदाज से, इस सिलेक्शन को जिस अंदाज से किया गया उसके बावजूद लोग निकले, पब्लिक निकली। हसन साहब ने कहा जी ट्रिब्यूनल जाना चाहिए, बिल्कुल हम गए हुए हैं। फिर जो कहा कि इलेक्शन रिफॉर्म्स होने चाहिए, देखिए इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए आपको नीयत की जरूरत है। जो खुद फॉर्म 47 की पैदावार बैठे हुए हैं वो इलेक्शन रिफॉर्म्स करेंगे, उन्होंने तो इलेक्शन रिफॉर्म्स होने ही नहीं देनी, इसलिए कि उनको तो सूट नहीं करता। जो खुद 17 से 18 सीटें जीत के बैठे हुए हैं और उनको इक़्तिदार मिल गया, मुझे बताएं लाहौर में पहले दिन तो वो बोरिया बिस्तरा बंद करके घर चले गए और अगले दिन उससे विक्ट्री स्पीच कराई गई और जिस अंदाज से की वो आपके सामने ही है। आप नवाज शरीफ का हल्का उठा लें, अब कहा गया कि जी हम फिर जीते कैसे, जहां जहां रिटर्निंग ऑफिसर्स ने स्टैंड लिया वहां हम जीत गए। और मैंने खुद आज से 15 दिन पहले इमरान खान से मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने कहा था कि जिस हल्के पे भी आपको शक है पूरे KPK के हल्के हम खोलने को तैयार हैं, आ जाए, और जो सीटें हमने जीती हैं उनमें से भी किसी को आपको शक है आ जाए। ठीक है, मगर जो सब कुछ हमने पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में कि आप फॉर्म 45 की ऑडिट करा लें, आज तक 2 महीने हो गए वो पिटीशन ही हमारी नहीं लगी। तो ये जो तर्ज अमल है, जिस अंदाज से चला जा रहा है, ये एक पार्टी को क्रश करने के सारी रियासती इदारे। चलें शेख साहब, पॉइंट आपका आगे जरा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये 9 मई के बाद अगर लोगों ने अपने आप को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों से खुद को डिसएसोसिएट किया तो फिर ये 8 फरवरी के इंतखाबात में इनके हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने सबसे बड़ी तादाद में कामयाबी हासिल की, चाहे वो मरकज़ हो चाहे वो KPK हो, तो फिर ये नताइज आपके लिए हैरानकुन थे, फिर इसकी क्या वजूहत थी? जी देखिए बात यह है कि बिल्कुल मेरे ख्याल में इरेगुलरिटीज जो हैं वो हुई हैं। अगर इस बार EVM बैठा तो पहले जो है वो हमने देखा कि तब RTS बैठ गया था, तो ना 2018 का इलेक्शन जो फेयर एंड फ्री था, ना ये मौजूदा इलेक्शन जो है वो फेयर एंड फ्री हुआ है। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। ये नहीं हो सकता कि फलाना वक्त जो है बिल्कुल ठीक हुआ था, KP में इलेक्शन बिल्कुल सही हुआ, पाकिस्तान भर में बाकी जगह गलत हो गया, जहां से 92 सीटें आई वो ठीक थी, जो जहां आपको नहीं मिली वो गलत है। मेरे ख्याल में ये नहीं है, जहां आपको मिल गई वो भी ठीक है। हाँ, दरमियान में इरेगुलरिटीज हुई होंगी। मेरे अपनी पार्टी के साथ मेरे 70 कैंडिडेट खड़े हुए, उसमें बहुत सारे लोगों के जो है मामलात खराब हुए। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि 2018 में तकरीबन 200 पिटीशन जो है वो इलेक्शन कमीशन में गई थी, और आप इससे अंदाजा कर लें कि लोगों के ग्रीवियंसेस कितने थे। लेकिन इस बार तकरीबन जो मेरी नॉलेज के मुताबिक 88 पिटीशन जो है वो गई हैं। तो फिर किस इलेक्शन में ज्यादा धांधली के जो है वो चांसेस नजर आ रहे हैं इस नजरिए से, तो फिर ये जो स्टैटिस्टिक्स जो मैंने आपको दिए हैं इसको भी नजर में रखना चाहिए। आप जो दूसरी तरफ बात किया है कि जी किसी के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसी माजी की मिसालें भरी पड़ी हैं कि जिसके अंदर लोगों को, और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ऊपर मैं यहाँ किसी पार्टी का तो स्पोक्समैन नहीं हूं, मैं तो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर ये लंदन प्लान की बात करते हैं तो फिर एक और भी तो प्लान है जो हेनरी किसिंजर के साथ जो है वो सर गोल्डस्मिथ ने बनाया था। तो फिर आज अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात करेंगे तो ये तो बात बहुत दूर निकल जाएगी। फिर उस हिसाब से तो जो है वो बाकायदा आना था और फिर किस तरीके से लाना था, और फिर वो बात अमेरिका और फिर वो इसराइल और पता नहीं कहां कहां चली जाएगी। वो बात मेरे ख्याल में ना मैं उस बात को यकीन करता हूं, ना मैं इस बात के ऊपर जो है वो अपना कान धरूंगा। लेकिन असल बात यह है कि जो मुल्क के हालात हैं उसके अंदर क्या वजह है कि सऊदी आते हैं तो हम जो है उनके खिलाफ स्टेटमेंट दे देते हैं, लेकिन उसकी तरदीद आती है 1 हफ्ते के बाद। ये जो शोएब साहब ने अभी बोला कि उसको जो है वो किसी आदमी की फर्द वाहिद की जो है वो स्टेटमेंट थी, एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, तो यकीनन बिल्कुल मैं उनकी बात को एग्री करता हूं। लेकिन क्या पार्टी ने शो कॉज नोटिस दे दिया उस आदमी को कि जनाब आपने इतनी बड़ी बात जो है पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वर्जी कर दी? क्या जो है वो उसकी निगेशन आ गई है, क्या उसकी तरदीद आ गई है पार्टी के जाने
जानिब से उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर या उन्होंने तो बाकायदा अखबारी स्टेटमेंट दे दिया। पार्टी में भी इस वक्त डिवीजन है और कई मुख्तलिफ बयानियां चल रहे हैं और सिर्फ डिसओन कर देना उस बयान को, उससे तो मामला नहीं चलेगा। जाहिर है पार्टी के एक कोई नोटिस आना चाहिए था, कोई इस तरह की क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए थी पार्टी लेवल से। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, हसन मुर्तज़ा साहब, शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने खित्ते में अमन व अमान कायम करने में पाकिस्तान की कोशिशों की भी तारीफ़ की और पाकिस्तान के किरदार को उन्होंने वाज़ेह किया कि इस खित्ते में अगर अमन कायम है तो उसमें सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पाकिस्तान की हैं और पाकिस्तान के जवानों की हैं, जिन्होंने कि इस अमन व अमान को कायम रखने में अपना किरदार अदा किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अफ़गान सरजमीन को इस्तेमाल करके TTP ये कार्रवाइयाँ करती रही है और अभी भी ये सिलसिला जारी है। अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत की पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर हर सतह पर मदद की, लेकिन अफसोस की बात है कि अफगान अबूरी हुकूमत ने अपने वादों पर अमल दरामद नहीं किया। साथ ही उन्होंने इस पर भी रोशनी डाली कि 5,63,000 से ज़ायद अफगानों को अभी तक पिछले साल से अब तक वापस भेजा जा चुका है और ज़ाहिर है कि इन अफगानों की मौजूद अभी भी लाखों की तादाद में अफगान मौजूद हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत पर बोझ पड़ रहा है और इससे पहले भी पड़ता रहा है और अमन अमान की सूरत हाल भी ख़राब रही है। तो इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये अफगान अबूरी हुकूमत ने जो अपने वादों पर अमल दरामद नहीं किया और जिस तरह अफगान सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो इस पर किस तरह से फिर ये मामला आगे बढ़ सकेंगे, खित्ते में अमन कैसे कायम रह सकेगा? पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि आए रोज़ बलूचिस्तान में KPK में भी इस तरह के वाक़यात पेश आते रहते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ अफगान तालिबान गवर्नमेंट जब आई थी 3 साल पहले, तो पाकिस्तान ने उनकी भरपूर जो है उनको फैसिलिटेट किया था दोहा अकॉर्ड में, और उसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा था अफगान गवर्नमेंट ने कि तालिबान ने कि हम अपनी सरजमीन किसी भी नेबर के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे फ्रॉम द दहशतगर्दी पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन आप देखें कि जब से वो आए हैं, उन्होंने, मैं तो ये समझता हूँ कि उन्होंने बहुत एहसान फरामोशी का मुजाहरा किया है पाकिस्तान की दुश्मनी और पाकिस्तान के साथ। उन्होंने देव एक्चुअली स्टैब्ड अस इन द बैक, और जो कुछ हमने उनके लिए किया है ह्यूमैनिटेरियन एड के हवाले से, ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से और कनेक्टिविटी, जहाँ जहाँ भी मसला हुआ हमने हमेशा उनकी मदद की। उनके जब नेचुरल डिजास्टर भी आए तो पाकिस्तान वाज द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड। तो लेकिन उन्होंने, आप देखें कि पाकिस्तान के साथ बड़ी गैर जिम्मेदाराना किस्म का उनके जो है वो रिलेशनशिप रहा है। अब ये जो दहशतगर्दी का मामला है, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि लग ये रहा है कि उनका तो कंट्रोल ही नहीं अफगानिस्तान में। वो अभी भी अफगान तालिबान ऐसे हैं कि गालिबन शायद वो इसी माइंडसेट में हैं जब वो नॉन स्टेट एक्टर्स थे, जब उनको दहशतगर्द कहा जाता था, जब वो मुजाहिदीन वाला जो उनके आबाओ अजदाद जिस रोल में थे, वो तो उसी रोल में लग रहे हैं कि उनकी जो पाकिस्तान जो दहशतगर्द ग्रुप है उनकी सरजमीन पे दाइश और ये तो एक्चुअली तो वो उनके साथ उनकी ज़्यादा कम्युनिकेशन उनके साथ है, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं है, और वो तो उनकी जो एंटी पाकिस्तान मिलिटेंट ग्रुप के साथ बिल्कुल हैंड इन ग्लव लग रहे हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। और उनके अंदर जो रोग एलिमेंट्स अफगान तालिबान गवर्नमेंट में, वो उनको हथियार भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको असिस्टेंस भी दे रहे हैं, जगह भी दी हुई है। इंडियन भी बीच में इन्वॉल्व है, जो होस्टाइल वेस्टर्न एजेंसीज हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं, CPEC के खिलाफ हैं, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के खिलाफ हैं। यानी कि जहां जहां पाकिस्तान का फायदा है वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान टेक ऑफ करे। तो फर्स्ट ये अफगान हुकूमत अपने वादों पर अमल दरामद क्यों नहीं करती, इसके पीछे आपको क्या वजह नजर आती है? वो इतने बेबस क्यों है इन तालिबान के आगे? और क्या ये वजह है कि जो पाकिस्तान ने पिछले साल से अफगानों की बेदखली शुरू की और उनको उनके मुल्क भेजने की कोशिश की और अब तक 5 लाख से ज़ायद लोगों को भेजा भी जा चुका है, जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान की इकनॉमिक और अमन अमान की सूरत हाल के लिए बहुत ज़रूरी है, तो क्या इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ इस पॉलिसी में कोई तब्दीली लेकर आई है अफगान हुकूमत? देखें जी, बात यह है कि 40 साल से ये 40 लाख अफगान रिफ्यूजी पाकिस्तान के सरजमीन में आए हैं अफगान जहाद के बाद, और यहाँ पे बैठ के क्राइम एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हैं, स्मगलिंग में वो इन्वॉल्व हैं, ड्रग्स में वो इन्वॉल्व हैं, और फिर वो फैसिलिटेट कर रहे हैं ये जो आते हैं वहाँ पे दहशतगर्द और ये सुसाइड बॉम्बर्स अक्रॉस अफगानिस्तान, और इनको फंडिंग भी होती है, वेपन्स भी इनको खुफिया तौर पे अफगान ट्रांजिट ट्रेड के थ्रू या क्रॉस द बॉर्डर ये स्मगल करके ले आते हैं। तो बिल्कुल पाकिस्तान के गवर्नमेंट का फैसला बिल्कुल ठीक है। हमने हमेशा भरपूर इसको सपोर्ट किया है कि 5 लाख से
जो इलीगल लोग हैं उनको बाहर निकाला गया, और ये और लोग जाने चाहिए। तो खबरें बनी रुक गई है, पता नहीं क्या वजह है, कुछ हफ्ते से ये जो लोग वापस जा रहे थे इलीगल लोग अफगान, तो बिल्कुल आपकी बात सही है, इसका भी एक रिएक्शन हो सकता है। लेकिन अफगान तालिबान गवर्नमेंट जो है, मुझे लगता है कि उनका कुछ वो सटपटा गए, उनके जो दिमाग का मीटर जो है वो लगता है वो घूम गया, उनको समझ नहीं आ रही कि एक मुहद्दब माशी दुनिया में रहना, सिविलाइज्ड वर्ल्ड में रहना, कैसे नेबर्स के साथ ताल्लुकात रखने हैं, कैसे नेबर्स के साथ जो है अपना एक दूसरे के इंटरेस्ट को सिक्योर करना है। हमने तो उनके, हमारी तरफ से तो कभी कोई लड़ाई नहीं हुई है, हमने कभी उनके कोई यहाँ से लोग नहीं भेजे हैं कि जाओ और मारो अफगान तालिबान गवर्नमेंट को, हमने तो यहाँ से हथियार नहीं उधर भेजे हैं। तो वो तो नुकसान अब उनका हो रहा है, ठीक है, चाइनीज आके वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या दूसरा रीजनल वर्ल्ड है वो अपना सिक्योरिटी के मामलात में अफगान तालिबान दे लूजर, और नुकसान उनका हो रहा है। सही। और ब्रिगेडियर साहब, ऐसा लग रहा है कि हमारे जो दूसरे नेबर हैं वो भी इस वक्त खासे सटपटाए हुए हैं। जब भी इलेक्शन होते हैं भारत में, हम देखते हैं नरेंद्र मोदी एंटी पाकिस्तान एक कैंपेन शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान के इमेज को मनफी दिखाने की पूरी दुनिया को कोशिश करते हैं। तो इस वक्त भी कुछ इस तरह के बयानात का उनकी जानिब से सिलसिला शुरू हो चुका है, जो आगे ज़ाहिर है और ज़ोर पकड़ेगा, चूँकि उन्हें कैंपेन करनी है। और ये कैंपेन करके उन्हें वोट किस तरह से मिल जाता है? क्या भारतीय अवाम में अभी तक वो शऊर नहीं पैदा हो पा रहा है? जी, बात बड़ी क्लियर है। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से आए हैं, ये वो हिंदुत्व वाला और बीजेपी वाला माइंडसेट, एंटी मुसलमान माइंडसेट, एंटी कश्मीर माइंडसेट, एंटी पाकिस्तान माइंडसेट, इस पे वो वोट लेते हैं। और बिल्कुल इसराइली मॉडल को उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। इसराइली मॉडल बड़ा खुल के सामने आ गया कि जो मुसलमान जहाँ होंगे, जो मज़ाहमत करेंगे, हम उनको निस्तो नाबूद कर देंगे, उनको तबाह कर देंगे, उनका नस्ल कशी करेंगे। यही मॉडल मोदी ने जो है उसने भी अडॉप्ट किया इंडिया के अंदर। हम देखते थे कि जब पाकिस्तान में इंडियन से एक धमाका कराते थे कि ये अफगान जिहाद चल रही थी, तो हाँ उस वक्त इंडिया के अंदर 10 धमाके होते थे। तो लिहाजा ये कैसे हो गया? तो उनका राजनाथ जो डिफेंस मिनिस्टर कहता है हम घुस के मारे गए, हमने 20 बंदों को मारा पाकिस्तान के घुस के, वो इनके ऐसी की तैसी। मैं समझता हूँ हमें घुस के मारना चाहिए। हमारे जो इदारे हैं वो भी बैक टू, उनको अंग्रेजी में कहते हैं ना, पे बैक इन द सेम पॉइंट। हम भी वहां पे हमारे बंदे जाएंगे, घुस के मारे वहां पे, पे देम इन द सेम पॉइंट, टिट फॉर टैट होना चाहिए। ये क्या मतलब है? तो बार बार बैठता है और वो ये बोलता है कि हम घुस के मारेंगे। ओ भाई तुम्हारी तो हमारा रिस्पॉन्स जो है वो ज्यादा जारहाना होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू इंडिया। आज वो DIS पे आपने कहा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे इतनी वायलेशन हुई है, इतनी ग्राउंड वायलेशन, इतनी एयर वायलेशन, और हम उनको भरपूर मुकाबला कर रहे हैं। गुड, वो तो अच्छी बात है। लेकिन इंडिया अगर वो पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करते हैं, अगर वो पाकिस्तान के अंदर आके हमें डिजिटलाइज करते हैं, फिर मैं समझता हूँ हमारे इदारे उनसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है, हमारे इदारों का तजुर्बा उनसे कई गुना ज्यादा है। फिर हम भी उनको जाके उनको सबक सिखा सकते हैं। ये क्या मतलब है? अजीत डोभाल साहब बैठ के कहते हैं, उनकी मशहूर वीडियो कि जनाब हम बलूचिस्तान में पैसा लगाएंगे और देखेंगे कि इनके हम क्या हालात करते हैं बलूचिस्तान में पाकिस्तान के लिए। सब मेरा कहने का मतलब यह कि मोदी हो गया, इंडिया हो गया, दे आर नो फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान। जारी बात है, फ्रेंड हो ही नहीं सकते हैं। तो ये अब वक्त आ गया हम उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। और ये जो लोग कहते हैं उनके साथ अमन हो, ट्रेड हो, और भाई अमन हो, ट्रेड हो, जरूर हो, लेकिन पहले वो जिस तरह की मुदाखलत पाकिस्तान में कर रहे हैं, दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ये सारे मामला कर रहे KP बलूचिस्तान में, तो वो डिजर्व नहीं करते कि हम उनके साथ कोई पीस एग्रीमेंट करें या उनके साथ कोई बातचीत करें सिर्फ इसलिए कि आलू टमाटर प्याज जो है वो इंडिया से आ जाए और यहाँ कीमतें सस्ती हो जाएंगी। नो, हमें अपने पैर पर खुद खड़ा होना चाहिए। बड़े तरीके हैं पाकिस्तान में कि हम अपने कीमतें कम करें, हम अपनी ट्रेड के हालात बेहतर करें, हम अभी एक्सपोर्ट बेहतर करें। सो लिहाजा ये इंडियंस के चक्कर में हमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।